चुनाव होता हुआ दिख रहा है, बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसको लेकर कुछ सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी की तरफ से कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दरअसल काउंटिंग को लेकर ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना यह है कि जानबूझकर काउंटिंग धीमी की गई है। यह कह रही है ममता बनर्जी, अपने कार्यकर्ताओं से कह रही हैं कि अभी आप डटे रहो, हटना मत आप वहां से, काउंटिंग सेंटर से। ईसी मनमर्जी कर रहा है, बीजेपी का दोस्त है, अंतिम राउंड के बाद हम ही जीतेंगे, यह ममता बनर्जी का दावा है। तो हार मानने को तैयार नहीं ममता बनर्जी। उनका यह कहना कि अंतिम में हम ही जीतेंगे, जीत हमारी होगी, और जानबूझकर काउंटिंग की जो गति है उसे वो गति धीमी कर दी गई है, यह कह रही है ममता बनर्जी। और इलेक्शन कमीशन पर आरोप की मनमर्जी कर रहा है चुनाव आयोग, बीजेपी का दोस्त है। लगभग उसी लाइन पर ममता बनर्जी अपनी बातें रख रही हैं जब वो चुनाव के दौरान भी कह रही थी, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रही थी। लेकिन जो बीजेपी वाला खेमा है वहां पर आप देखिए किस तरीके से अब जश्न शुरू हो चुका है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं। জানিয়ে বলছে প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে। কিন্তু এখনো এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি, সেগুলো বলছে না। টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটাই ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে। এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি সব আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো, অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্তের পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ। আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন। আমরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে যাব। तो ममता बनर्जी को आपने सुना। टीएमसी के और भी नेता लगभग इसी तरीके के आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। टीएमसी की सांसद हैं सागरिका घोष, उन्होंने भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। चुनाव आयोग की मंशा को लेकर उनका यह कहना कि 70 सीटों पर नतीजे अपलोड करने में देरी की जा रही है। क्या कुछ कहा है सागरिका घोष ने, वो भी हम आपको सुनवा देंगे। टीएमसी की सांसद हैं। एक बहुत ही चालाक खेल रहा है चुनाव आयोग। बंगाल विधानसभा इलेक्शन में अभी भी 70 सीट है जिनके रिजल्ट चुनाव आयोग ने अपलोड नहीं किया है। चुनाव आयोग ने 70 सीट के रिजल्ट अभी भी अपलोड नहीं किए हैं, और जो अपडेटेड राउंड्स होते हैं उनको अपलोड नहीं कर रहा है चुनाव आयोग। और आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, शिवम त्यागी मेरे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। शिवम, पहले तो आपको बधाई, असम के लिए भी और पश्चिम बंगाल में भी सरकार बनाते हुए आप ही लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि टीएमसी के लोग अभी से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपने अगर सुना हो ममता बनर्जी को भी, और सागरिका घोष तो यहां तक कहती नजर आई कि चालाक खेल कर रहा है चुनाव आयोग। देखिए, मुझे लगता है कि जीत में ही आदमी को ह्यूमिलिटी नहीं दिखानी चाहिए, हार में भी आप ग्रेसफुल रह सकते हैं। ये कहानियाँ, ये किस्से 3 दिन से 4 दिन से आप लगातार कर रहे थे, ठीक है, अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन अभी इस बात का कोई तर्क है क्या? आपके पोलिंग एजेंट्स वहाँ पर हैं, काउंटिंग पर कैंडिडेट्स होते हैं, सारी चीज़ें हैं, निगरानी है, सीसीटीवी है, पूरा देश का मीडिया है। कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं आप, और कितना बना लेंगे? आप क्यों कोर्स करेक्शन करने को तैयार नहीं? जो भी हार जाता है उसको या तो ईसीआई से दिक्कत है, या फिर उसको एसआईआर से दिक्कत है, या फिर उसको जो है सीसीटीवी फुटेज से दिक्कत है, या फिर पूरे प्रोसेस से दिक्कत है, या फिर सीएपीएफ की फौज से दिक्कत है। अरे इस दिक्कत से बाहर निकलो, दिक्कत आपकी अपनी पार्टी में है। मुस्लिम तुष्टिकरण करोगे, शांति प्रिय माहौल दोगे नहीं, महिलाओं के प्रति चीजें अच्छी होंगी नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म कर दोगे, तो चुनाव तो हारोगे ही ना।
और या फिर एक काम मस्कट चले जाओगे तो भी चुनाव हारोगे। लेकिन जीत मिले तो बहुत बढ़िया। तमिलनाडु में क्या वही इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा? वहां पे एक तरफा पहली बार पार्टी जो 6 महीने में ही सिर्फ सब इतना कुछ बना के आई है, लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है। क्या केरला में नहीं हो रहा, जहां पे यूडीएफ लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रहा है? वहां कोई बात नहीं करता। लेकिन बंगाल में घोटाला है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। असम में जाहिर है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने अभी तक बोला नहीं, वहां भी बोलना शुरू कर देंगे। विषय बहुत साफ है। आप जबरदस्ती इस देश में जितने भी संस्थान हैं उन पे क्रेडिबिलिटी क्राइसिस खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता स्मार्ट है, वो जानते हैं, समझते हैं, और वोटर डीप डाउन इन देयर हार्ट्स दे नो, बिकॉज़ ऑब्वियसली वोट उन्होंने ही दिया है। ठीक है, तो अब ये इन नाटक से कुछ काम होने वाला है नहीं। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि टीएमसी के लोग नाटक कर रहे हैं। नीरज मिश्रा हमारे साथ हैं, कांग्रेस से जुड़ गए हैं। नीरज जी, क्या टीएमसी को, मैं बंगाल के संदर्भ में पूछ रहा हूं, जनादेश स्वीकार नहीं करना चाहिए? अखिलेश जी, अभी तक तो ज्ञानादेश चल रहा है। जनादेश तब होगा जब इलेक्शन कमीशन अपने सारे आंकड़े जारी कर देगा। और ये सिर्फ बंगाल के लिए नहीं, केरल में जहां हम जीत रहे हैं, हम वहां की भी बात कर रहे हैं। तो इस ज्ञानादेश के ऊपर तो ज्यादा ना बोलते हुए, लेकिन ये तो हम लोग समझ पाए हैं कि इस देश में जहां जहां पोलराइजेशन नहीं होती, वहां वहां बीजेपी का खाता भी नहीं खुलता। आज देखिए केरला के ज्ञानादेश में एक मिनट सुनिए, बीजेपी का जो टैली नंबर है, ये दोनों दो बातें हैं। नीरज जी सुन तो लीजिए, मैं पूरा समय दूंगा, आप बोलिएगा। दोनों दो बातें, दो चीजें मिक्स कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं ज्ञानादेश, मैं समझ गया आपका इशारा कहां है। तो क्या वो वाला फॉर्मूला केरल में फिर काम नहीं हुआ? वहां तो आप जीतते हुए दिख रहे हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं पोलराइजेशन वाली बात। तो कोई एक वजह बताइए ना, या दोनों वजहों को जोड़ रहे हैं? आपकी दोनों वजह इसलिए टीएमसी हार गई यहां पर, या हारती हुई दिख रही है बंगाल में? अखिलेश जी, मुझे ऐसा लगता है शायद मेरी बात पूरी नहीं गई होगी। मैंने कहा अभी तक ये ज्ञानादेश है। ये जब 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल आंकड़ा दे देगा, तब वो जनादेश होगा। लेकिन इस ज्ञानादेश से भी ये दिख रहा है कि जहां जहां भाजपा का पोलराइजेशन काम नहीं करता, वहां भाजपा का खाता भी नहीं खुलता है। वो आपको दिख रहा है केरला में, जहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि डबल डिजिट में चले जाएंगे, 20 का आंकड़ा पार कर देंगे। हम शुरू से कह रहे थे कि केरला में जहां इनकी वो विभाजनकारी पॉलिटिक्स नहीं चलती, इनका खाता भी नहीं खुलेगा, और वो आपके सामने है। बहरहाल बाकी जगह की जो बात रही, उसमें ये जरूर है कि हम लोग इस बात को मानते हैं कि हमारी भी बहुत कमियां हैं। बंगाल में जहां हम पिछले 55-60 साल से नहीं हैं, हम लोगों को खुद कोर्स करेक्शन की जरूरत है, क्योंकि ना चाहते हुए नहीं, कोर्स करेक्शन से काम नहीं चलेगा। वहां उस डिविजन तो बाकायदा पूरी ऑपरेशन की जरूरत है सर। आप खाता खोलते हुए भी नहीं दिख रहे हैं बंगाल में। बात पूरी करने दी। अभी तक का जो ट्रेंड है उसमें 0 पे दिख रहे हैं आप। अखिलेश जी, मैं आपको अखिलेश जी, ममता जी की राजनीति भाजपा की डिविसिव पॉलिटिक्स की आज पूरक बनी हुई है। और हम क्योंकि हर बार उस पॉलिटिक्स की बात करते हैं जो सबके लिए है, उसमें हमें अब यह समझना होगा कि क्या हम अपने उन्हीं सिद्धांतों पर चले जिससे देश की आजादी की लड़ाई से आज तक हम चलते आए हैं। और मुझे लगता है कांग्रेस की लीडरशिप और कार्यकर्ता ये कहते हैं कि हमारे विचार वही रहेंगे, लेकिन अब तरीका हमें बदलना होगा। और उस तरीके को बदलने की प्रक्रिया आज जो केरला से हमें सिग्नल मिला है, हम उसको लेकर आगे चलेंगे। अच्छा, केरला को ही मॉडल बना के रखेंगे आप? अखिलेश जी, केरला तो इसलिए मॉडल है ना क्योंकि आज का केरला वो कम्युनिस्ट वाला केरला नहीं है। आज का केरला एस्पिरेशनल इंडिया का केरला है। इसके पहले केरल के भाई सरकार थी जिन्हें पूरी दुनिया में जाकर अपना नाम जो रोशन कर रहे हैं, हाँ। और वहां से जो वापस लौट रहे, सुनिए अखिलेश जी, आज जब वो लौट रहे हैं ना, वो अपने साथ पूरी दुनिया का ग्लोबल पर्सपेक्टिव बड़ी खबर आ गई है लेकर मतगणना को लेकर। टीएमसी ने इसी पर जो आरोप लगाया है, काउंटिंग में देरी कर रहा है चुनाव आयोग, इसी पर एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। ममता बनर्जी को भी आपने सुना, मतगणना को लेकर टीएमसी के ईसी पर यह गंभीर आरोप है। काउंटिंग स्लो करने की बात बार बार कही जा रही है। शिवम, मैं आपके पास आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा नीरज मिश्रा जो कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं संजय जी से थोड़ा समझना चाहूंगा। संजय जी, आपने कई चुनाव देखे हैं, बहुत करीब से देखे हैं, आंकड़ों को समझते हैं। काउंटिंग स्लो कर देने से क्या हो जाएगा? क्या चीजें बदल जाती हैं? क्या होता है उससे? नहीं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि स्लो कर देने से क्या होगा, क्योंकि आप काउंटिंग स्लो करें, गिनती करनी है तो काउंटिंग गिनती धीरे करें या स्लो करें, नतीजे तो वही आएंगे जो ईवीएम में कैद हुए हैं। तो इस आरोप का क्या मतलब निकाला जा रहा है? मतलब ये तो एक तरीके से इशारा किया जा रहा है कि कोई कॉन्स्पिरेसी है इसके पीछे, तो ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है क्या? अब भ्रम शब्द का इस्तेमाल करूं या ना करूं, लेकिन ये जरूर है कि अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पोलिंग एजेंट को संदेश दिया जा रहा है
जिसका जो संदेश ममता बनर्जी ने दिया कि भाई अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, स्लो काउंटिंग है, इसी के लिए आप डटे रहें, वॉच करते रहें, वेट करें, क्योंकि अभी आधी भी काउंटिंग पूरी नहीं हुई है। हाँ, और ये ज़रूर है कि कुछ उनके दिमाग में, तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, उन्हें लग रहा है कि पता नहीं इसके पीछे कुछ साजिश हो सकती है। ठीक है, मेरे दो वरिष्ठ सहयोगी स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रशांत जी यहीं पर मौजूद हैं, संजीव त्रिवेदी जी भी हैं, उनके पास भी मैं चलूंगा, उनसे बातचीत करूंगा। लेकिन शिवम, एक रिएक्शन जरा दे दीजिए, जो बात कह रहे थे नीरज मिश्रा कि जहां जहां ध्रुवीकरण की राजनीति होती है वहीं बीजेपी जीत पाती है। ये करें तो चमत्कार और हम करें तो भ्रष्टाचार, हम जीते तो तुष्टीकरण, हम जीते तो पोलराइजेशन और ये जीते तो सेक्युलरिज्म। गजब कहानी है भाई। अच्छा एक चीज बताइए, इस विंडो में 6 लोग हैं, अगर हमारे बच्चे का भी रिजल्ट आता है ना 4th का, 5th का, 6th का, तो या तो हम एक्साइटेड होते हैं, या हम नर्वस होते हैं, या हम खुश होते हैं। हम होते तो है ना। यहां तो जिस पार्टी का रिजल्ट आने वाला है उसका नेता ही विदेश भाग गया। अरे YouTube पर बैठकर नतीजे देखोगे? कोई चाहता है कि हम नतीजों को इंस्पेक्शन करें, कोई चाहता है कि हम नतीजों का विश्लेषण करें, कोई कोर्स करेक्शन करना चाहता है, कोई उम्मीद रखता है। इनके यहां तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं। इनको लग रहा है कि ये लाला लैंड पर एक राजा जी के बेटे हैं, उन्होंने चुनाव लड़ लिया, अब वो विदेश चले गए क्योंकि गर्मी लग गई उनको, 2 रैली कर ली उन्होंने बंगाल में, अब उन्हें ठंड चाहिए तो वो विदेश चले गए। भाई ऐसे चुनाव आज नहीं 20 साल बाद भी नहीं जीतोगे। और दूसरा, इन्होंने गांधी जी की आजादी की बात करी। गांधी जी ने फर्जी पासपोर्ट बनाकर आजादी नहीं दिलाई थी इस देश को। इन फालतू की बातों का कोई तर्क नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं। अभी एक और चीज देखिए, कह रहे हैं 6 बजे तक तो ज्ञानादेश है, फिर जनादेश होगा। दूसरे कह रहे हैं काउंटिंग स्लो कर दी। कोई सेंस समझ में आ रहा है आपको? मैं मानता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता की नौकरी बहुत मुश्किल है। पिछले कम से कम 20 चुनाव से मैं इनकी यही लाइन को, ये घिसे जा रहे हैं, मुश्किल है। तो इस मुश्किल को अपने नेता को सुनाओ ना। पर वो गलती तो एक और हो गई ना, नेता भी तो नहीं है, सुनाए किसे जाकर। नीरज जी जवाब देना चाहेंगे? नीरज मिश्रा जी, जब तक कोर्स करेक्शन नहीं करेंगे तब तक कोई सुधार नहीं होगा। ठीक है नीरज मिश्रा जी। अखिलेश जी देखिए, अखिलेश जी, शिवम जी को इसलिए थोड़ा बुरा लगता है कि मेरे नेता अगर बाहर गए हैं, क्योंकि इनके नेता को कोई विदेश बुलाता नहीं है और बिना बुलाए वहां से इनकी राजनीति को खराब कर देता है, हमारे देश को हेल होल कह देता है, हमारी डेड इकोनॉमी के बारे में बात कर देता है। तो इनको तो ये लगने लगा है कि कम से कम हमें बुला के हमसे पूछ लेते कि भाई हमारे को क्या करना है। इनको तो कोई पूछने को आज तैयार नहीं है, इसलिए इनको बार बार मिर्ची लगती है। और इस बात को ये नहीं नकार पाएंगे कि अगर ध्रुवीकरण को भाजपा की प्लेबुक से हटा दिया जाए तो क्या भाजपा पूरे देश के अंदर, ये डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं ना, उन 850 सीट में से भी अगर 1 सीट जीत जाएगी तो सब लोग मान लेंगे कि आप राजनीति करते हैं। आज सच्चाई ये है, आप देश को खोखला करके आप अपनी जीत की खुशी मना रहे हैं। ठीक है, संजीव त्रिवेदी मेरे साथ हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। संजीव, आपका क्या आकलन है? क्या ध्रुवीकरण को ही एक वजह माने अगर बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस जैसा कि आरोप लगा रही है, या और भी कुछ वजह इसके पीछे आप तलाशते हैं? आप कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए, ये थोड़ा बेमानी होगा कहना कि इस बार अगर जीत हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, अखिलेश, तो वो ध्रुवीकरण है। इनको देखना चाहिए कि जो पिछले कई चुनाव के ट्रेंड्स हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी India's democratic political history, the eclipse of the Communist Party. The other story, of course, comes from other states, and that I'm not competent to talk about. But I would say that as far as Kerala is concerned, what we have with the Congress victory is a genuine momentum as an opposition for the years ahead. And I think that संजीव, शशि थरूर बहुत खुश नजर आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इस बार केरल में कुछ उनके लिए लग रहा है कुछ बड़ा उनको मिल सकता है, कोई बड़ी भूमिका मिल सकती है? देखिए, अगर कांग्रेस के लिए पूरे देश में केरल से ही शुभ सूचना है तो जाहिर है, और वो वहाँ के बड़े नेता हैं, लेकिन वो जिस समुदाय से आते हैं, नायर समुदाय से, उनके पैरेलल और भी बड़े नेता हैं वहाँ पर, और ख़ास तौर पर नायर समुदाय में बड़े नेता केसी वेणुगोपाल ही हैं, उसके अलावा एक सतीशन हैं। तो इसीलिए इनके लिए बहुत चांस नहीं है, पर यह ज़रूर है कि ये एक अच्छी खबर उनके लिए है। ठीक है, अब बंगाल पे आते हैं, जो आप बंगाल को लेकर कह रहे थे। अब ये बात देखिए, बंगाल में आप 2021 के इलेक्शंस को देख लीजिए, 2024 के इलेक्शंस को देख लीजिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी 37-38% वोट से लेकर अपने आप को
उस स्थिति में लाकर खड़ी कर चुकी थी जहां पर किसी भी दिन उसे एक जीत बड़ी मिल सकती थी अगर कुछ परसेंटेज वोट उसमें ऐड हो जाएं, और वही हुआ है इस बार। इस बार जो मैं अभी कुछ मिनट पहले मैं देख रहा था वोट परसेंटेज, तो 48% से घट कर के टीएमसी अराउंड 42% आ गई है, और ये आंकड़ा जो कि 37-38% हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी का, वो बढ़कर 45% हो गया है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जितने वोटों का अंतर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में है, उतने वोट तो लेकर के कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस चले गए हैं। एक को आया है 4% वोट, एक को आया है 3% वोट। तो आपको अपनी गिरेबान में झांकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जो गैर भाजपा मत हैं उनका विभाजन हो रहा है। टीएमसी को स्वीकार कांग्रेस नहीं, कांग्रेस को स्वीकार टीएमसी नहीं, और यहां तक कि जो कल तक कहलाते थे लोकसभा में विपक्ष के नेता, हालांकि वो दर्जा नहीं मिला था, अधीर रंजन चौधरी, वो अपना चुनाव हार रहे हैं। तो ये स्थिति है कांग्रेस की आज की तारीख में। तो ये कहना बहुत ज्यादा बेमानी हो जाएगा और फिर अपने आप को झुठलाने जैसी बात हो जाएगी कि ध्रुवीकरण हो गया। ध्रुवीकरण एक फैक्टर हो सकता है, इसको माना जा सकता है, क्योंकि तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण दोनों साथ साथ चलते हैं। अखिलेश, ठीक है, ठीक है। प्रशांत, एक छोटा सा कमेंट आपसे भी चाहूंगा इस पर, चूंकि आप पश्चिम बंगाल होकर आए, काफी कई जगहों पर पहुंचे थे, आप जनता से वहां बातचीत करते रहे। आपसे अगर मैं ये पूछूं कि दो बड़ा फैक्टर आपको क्या नजर आ रहा है अगर बीजेपी वहां पर जीत रही है तो? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर मुझे लगता है कि एक तो जो महिला कोर वोटर जो थी टीएमसी की,